चलिए आइए दोस्तों, अब जो है यहाँ पे लेक्चर नंबर 2A स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है और एग्ज़ाम में इसी पे आपका जो है क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल में आपको दे रखा है। एग्ज़ाम में इसमें से कुछ पॉइंट आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट तो ऑलमोस्ट नहीं आते क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 3 पॉइंट 4 पॉइंट इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम का ही ये क्वेश्चन है, इस तरीके से। ठीक है, ये न्यू एडिट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, यही क्वेश्चन आपको आईसीएम मॉड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे कहता है आईपीएल लिमिटेड स्मॉल, यहाँ पे इनकी कास्टिंग है। ठीक है, वो फिनिश गुड के फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से कहता है कि कास्टिंग जो परचेज़ करते हैं, ठीक है, वो पूरे साल में 54,000 की इनकी रिक्वायरमेंट है या फिर परचेजेज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि 54,000 की ये ए है। ठीक है, ए का मतलब क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर एनुअल परचेज। तो इनका ए क्या है, ए जो है वो हमारा है 54,000 कास्टिंग्स। ठीक है, पर एनम के हिसाब से ही गिवन है। इनकी कॉस्ट आपको दे रखी है 800 पर रुपीज़ पर कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये परचेज कॉस्ट आपको गिवन है। परचेज कॉस्ट बेसिकली हमें कहाँ पे हेल्पफुल होती है, तो अगर ईओक्यू निकालना है तो वहाँ पे हमें हेल्पफुल होती है सी, जो हमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होता है, तो उसके लिए यह कास्टिंग का परचेज कॉस्ट हमें हेल्पफुल होता है। फिर आगे देखते हैं कहाँ पे हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे हम काम करेंगे। आगे आपको कहा है कि कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। 360 डेज़ आपको यहाँ पे कह रखा है कि पर ईयर बेसिस पे है। ठीक है, मतलब कि टोटल आपको पूरे साल में 365 नहीं 360 डेज़ लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि आपको ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपको पूरे साल में कितने डेज़ लेने हैं, तो फिर आपको उतने ही डेज़ लेने पड़ेंगे। पूरे साल में आपको 360 डेज़ ही लेने हैं, 365 मत लेना। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे कंपनी एस्टिमेटेड डेट 9,000 जो है रुपीज़ प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, कॉस्ट रुपीज़ 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 है। ठीक है, मतलब कि ओ, जिसे हम कहते हैं ओ, तो ये 9,000 क्या है, यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ ओ है। ठीक है, ये 9,000 क्या है, ओ। इसके बाद कहता है कि 300 रुपीज़ जो है 300 रुपीज़ जो है वो कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, पर एनम के हिसाब से, तो 300 रुपीज़ आपका कैरिंग कॉस्ट, इसे भी लिख देते हैं, यहाँ पे सी है। ठीक है, सी, ओके। इसके बाद आगे कहता है कि द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड, आपको जो है ये से सारी फॉर्मेलिटीज़ गिवन है। ये आपको कोई भी हेल्पफुल नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंपली फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये पॉइंट गिवन होता है। ठीक है, इसके बाद आपको कहता है कि भाई डिलीवरी जो है हम यहाँ पे नॉर्मली देखें, जनरली 6 डेज़ में हमें डिलीवरी मिल जाती है। हम जब ऑर्डर देते हैं तो नॉर्मली हमें 6 डेज़ के अंदर अंदर हमें डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन कहता है कि बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज़, मतलब कि मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर तो हमें डिलीवरी मिली है। आज तक ऐसा एक भी डिलीवरी टाइम नहीं लगा जो 10 दिन से ज़्यादा हो, मतलब कि ये मैक्स टाइम दे रखा है। ये क्या है, ये मैक्स टाइम है, मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने डेज लगते, इससे कम कभी नहीं लगे। ठीक है, और नॉर्मली आपका जो है यहाँ पे ये कहूँ, ये जनरली का मतलब है नॉर्मली, तो नॉर्मली हमारा कितना टाइम लगा है, नॉर्मली 6 डेज। ठीक है, नॉर्मल का है या फिर एवरेज का है, ये एवरेज डेज गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको कहता है डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज, आपको यहाँ पे गिवन है कि डिलीवरी टाइम 6 दिन, अगर 6 दिन में डिलीवरी मिल जाती है, 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन और 10 दिन, 10 से ज़्यादा नहीं लगते डेज। हमें यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं, 10 दिन से अंदर अंदर तो हमें डिलीवरी मिल ही जाती है। कहता है परसेंटेज ऑफ अकरेंस का मतलब होता है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि 75%, ये परसेंट अकरेंस का मतलब होता है 75% चांसेस है कि हमें डिलीवरी 6 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कहता है कि आपका 10%, मतलब कि यहाँ पे ऐड करते चलना होगा, 75 प्लस 10, मतलब कि यहाँ पे कितना, 85%। ठीक है, 85% ये परसेंटेज में है, 85% चांस है कि 7 डेज़ में डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करते चलना है, 85 में
5 ऐड करेंगे 90% आपका अकरेंस है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिंग आपका रिस्क कहते हैं, ठीक है, कि 90% अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 8 डेज डिलीवरी, इस तरीके से मैं अभी क्वेश्चन के साथ पढ़ाता हूँ। ये सिंपली मैं ऐड करते चलता हूँ, ये 95 हो जाएगा, 95%। इसे मैं अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, ये 100%, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, ठीक है। सबसे पहले तो EOQ पूछा, EOQ तो डायरेक्टली हमें पता है, यहाँ पे A मिल गया, O मिल गया, C मिल चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 AOC, 2 आपका कितना है, 2 आपको लिखना है। A आपका कितना है, A आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कितना है, हमने यहाँ पे लिखा था, ये रहा 54,000, ठीक है। 54,000 कास्टिंग आपका A है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पता है 54,000, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इंटू A 54,000, इसके बाद 9,000 आपका O, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में दिखाया O आपका 9,000 है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। और C कितना है 300, तो डिवाइड बाई C, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला यही पुट करना है, ये कैंसिल कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 2 AOC, ठीक है। फॉर्मूला एक ही हमें याद रखना है। 1800 कास्टिंग आपका EOQ सामने आ चुका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। इसके बाद कहता है एज्यूम द कंपनी इज़ विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक द रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक भी पूछा और रीऑर्डर पॉइंट भी पूछा, दो चीज़ें पूछी। रीऑर्डर पॉइंट मैंने आपको बताया था, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, रीऑर्डर पॉइंट कई बार कहते हैं, कई बार रीऑर्डर लेवल कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे, जो मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये सेफ्टी स्टॉक का ख़त्म करते हैं, उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट या फिर रीऑर्डर लेवल पे जाते हैं। देखिए, इसने कहा कंपनी कह रही है कि हम जो है 5%, सॉरी यहाँ पे सेकेंड 15% है, ठीक है, यहाँ पे है। तो 15% रिस्क लेने के लिए अगर तैयार है कंपनी, तो इनका सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अगर 15% के रिस्क लेने के लिए तैयार है कंपनी, ठीक है, तो आपका सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे समझिए, ये प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं डायरेक्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, ये आपका अकरेंस है, ये परसेंटेज किसके है, ये 75%, 85%, ये आपका क्या है, अकरेंस का परसेंटेज है, मतलब कि आपको डिलीवरी मिल जाए, ये इतने परसेंट चांसेस है। 6 डेज़ में डिलीवरी मिल जाएगी, 75% चांसेस है। 7 डेज़ में मिल जाएंगे 85%, 8 डेज़ में मिल जाएंगे 90%, 9 डेज़ में 95%, और 10 डेज़ में तो मिल ही जाएगी 100% चांसेस। इसने तो क्वेश्चन में भी कह रखा था कि मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ ही लगते हैं, 10 डेज़ से ज़्यादा लगते ही नहीं हमारे, ठीक है। तो 10 डेज़ पे 100% आपको जो है श्योरिटी है कि हाँ आपको डिलीवरी मिल ही जाएगी। अब यहाँ पे कहता है कि कंपनी जो है 15% रिस्क ले सकती है, कि चलिए 15% रिस्क लेते हैं, 15% को छोड़ के मतलब कि रिमेनिंग क्या होगा। अब देखिए 15%, 100% टोटल होता है, 100% में से 15% माइनस कर दे तो 100 माइनस 15 तो 85%, मतलब कि कंपनी चाहती है कि 85% अकरेंस रहे, ठीक है, अकरेंस। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 15% रिस्क लेने तैयार है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, 85%, तो भाई इन्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए ही चाहिए कि भाई डिलीवरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, ऊपर आपको यहाँ पे देखना होगा 85% कहाँ पे आ रहा है, कितने डेज़ पे। तो यहाँ पे मैं देखूँ 85% यहाँ पे आ रहा है, कितने डेज़ है, 7 डेज़, मतलब कि कंपनी को 7 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलना होगा। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा देखिए। सेफ्टी स्टॉक जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। अब देखिए, सेफ्टी स्टॉक के बारे में मैं कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ, डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा, इसका फॉर्मूला याद करना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, सेफ्टी स्टॉक का मतलब है कि हम नॉर्मली जितना स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं, नॉर्मली हम जितना स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, स्टॉक,
मेंटेन करके चलते, ठीक है। उससे बियॉन्ड, उससे बियॉन्ड जितना भी हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, बियॉन्ड स्टॉक, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपली लिख लेना है अपने तरीके से। ये आपका सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है। नॉर्मली का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमें जितने दिन में डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा दिन लगने वाले हैं तो उससे जितने भी ज़्यादा दिन लगने वाले हैं वो हमारा सेफ्टी स्टॉक का डेज है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा कि भाई कंपनी 15% रिस्क ले सकती है, इसका मतलब 85% उन्हें अकरेंस चाहिए, और 85% अकरेंस का मतलब है 7 डेज डिलीवरी टाइम, ठीक है। अब मुझे बताइए नॉर्मली हमें कितने दिन में डिलीवरी मिल जाती है, तो इसने कहा 6 डेज़ में आपको नॉर्मली डिलीवरी मिल जाती है। तो नॉर्मली कितना है 6 डेज़, नॉर्मली आपका कितने डेज़ है 6 डेज़, ठीक है। ये हम 6 डेज़ में मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। इतना स्टॉक तो हम मेंटेन करके चलते ही चलते हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो है 6 डेज़ लगते हैं, इसलिए हम गोडाउन में 6 डेज़ का स्टॉक रखते ही रखते हैं कि बाई चांस जो है 6 डेज़ में नहीं आया तो हम 6 डेज़ का स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मली जो चलता है, बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि नॉर्मली जितने दिन हमारे लगते हैं, हमने आज ऑर्डर दिया तो 6 दिन बाद ऑर्डर मिलेगा, तो हम पहले से ही 6 दिन का ऑर्डर पहले से ही स्टॉक में रखते ही रखते हैं, ताकि 6 दिन के बाद जब ऑर्डर मिले तब तक जितने भी दिन है 6 डेज़ वो हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उससे काम चल जाए, ठीक है। और 6 दिन के बाद तो नॉर्मली हमें ऑर्डर मिल ही जाता है, तो इस तरीके से काम होता है। तो 6 डेज़ का तो वैसे भी हम नॉर्मली चलाते ही आ रहे हैं, ठीक है, मेंटेन करके ही आ रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, बियॉन्ड स्टॉक कितना है यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, तो देखिए इसने कहा 7 डेज़ मेंटेन करना पड़ेगा। हम नॉर्मली 6 डेज़ तो करते ही कर रहे हैं, मतलब कि बियॉन्ड कितना है, बियॉन्ड 1 डेज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक्स्ट्रा जो है ना, यही आपका सेफ्टी स्टॉक है। मतलब कि आपको एक दिन का जो भी आपका स्टॉक निकल के आता है, एक दिन में जितने भी यूनिट आपके बन के आते हैं वो आपका सेफ्टी स्टॉक है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, पूरे साल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 54,000 यूनिट का है, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से कास्टिंग है, ठीक है, यूनिट नहीं, 54,000 कास्टिंग, ठीक है। डिवाइड बाई हमें करना है जितने साल में डेज़ है, मतलब कि एक दिन का हमें स्टॉक मिल जाएगा। तो पूरे साल में कितने डेज़ है, 360 डेज़, 365 मत करना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया 360 डेज़। तो 54,000 डिवाइड बाई 360 डेज़, तो पर डे आपका कितना यहाँ पे यूसेज होता है, पर डे हमारा यूसेज है 150 कास्टिंग्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितने डेज़ का चाहिए, 1 डेज़ का, तो 1 डेज़ का 150 कास्टिंग, आपका सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा 150 कास्टिंग, काम खत्म, ठीक है। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये यही पॉइंट कहता है, ठीक है, डिफरेंट रिस्क रेट से। तो यहाँ पे अगर आपको 50% समझ में आए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा 70%, और यहाँ पे 100% समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ देखते रहिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कहा है रीऑर्डर पॉइंट भी बताइए, या फिर रीऑर्डर लेवल, हम जो भी नाम देते हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताइए, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक होता है यूसेज, एक होता है लीड टाइम। तो बताइए मैक्सिमम यूसेज कितना है और लीड टाइम कितना है। तो मैक्सिमम आपको लीड टाइम तो ऑलरेडी गिवन है 10 डेज़, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 10 डेज़ तो पुट करना ही करना है। यहाँ पे ये छोड़िए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, साइड में मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, इसके बाद ये फॉर्मूला भी समझाऊंगा। देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे, देखिए रीऑर्डर लेवल का रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि एक होता है यूसेज, ठीक है, और इंटू हम करते हैं मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं समझूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हमारा मैक्सिमम यूसेज है वो कितना रहेगा और मैक्सिमम लीड टाइम कितना रहेगा। देखिए वैसे तो नॉर्मली मैक्सिमम लीड टाइम आपको 10 डेज़ गिवन है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर मैक्सिमम लीड टाइम देखें तो आपका 7 डेज़ है।
भाई 7 डेज़ के लिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। 7 डेज़ का मतलब क्या है कि कंपनी 15% रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो सीधी सी बात है आपको मैक्सिमम कितने डेज़ लगेंगे, 7 डेज़ लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका डेज़ कितना है, 15 डेज़। तो यहाँ पे लीड टाइम तो हमें पता है 15 डेज़, ठीक है, 15 डेज़, ठीक है। और एक दिन में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना यूसेज कर सकते हैं, 150 कास्टिंग। हमारा यहाँ पे हमने निकाल रखा है पर डे आपका मैक्स जो यूसेज हो सकता है वो कितना है, 150 कास्टिंग। तो 150, सॉरी यहाँ पे 15 डेज़ कहाँ पे 7 डेज़ है, यहाँ पे आपका 7 डेज़ है। तो यहाँ पे इंटू करें 150 इंटू 7, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1050 कास्टिंग्स। ठीक है, यूनिट लिखा होता है तो यूनिट हम लिखते हैं, कास्टिंग से जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है हमें सिंपली वही चीज़ लिखनी होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 150 कास्टिंग्स आपका आंसर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए रीऑर्डर पॉइंट का यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है जब आपके पास सेफ्टी स्टॉक होता है, ठीक है। तो आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे दोनों और में, ठीक है। एक तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार अगर हमें सेफ्टी स्टॉक गिवन होता है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला आपको जो है हेल्पफुल होता है। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक अगर गिवन है क्वेश्चन में तो सेफ्टी स्टॉक लेना है और उसमें ऐड करना है एवरेज लीड टाइम, ठीक है। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, एवरेज का मतलब होता है कि आपको ऑन एन एवरेज कितने डेज में डिलीवरी मिल जाती है, 6 डेज, इनटू आपको करना है पर डे कंजम्पशन, मतलब कि 6 इंटू पर डे कंजम्पशन 150। इसमें अपना सेफ्टी स्टॉक ऐड करेंगे। इस पॉइंट के हिसाब से हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना है, 150 कास्टिंग, तो 150 यहाँ पे कास्टिंग, ठीक है। तो 150 हमने ऐड कर दिया, ये आपके सामने आंसर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, हालांकि मैंने इस तरीके से भी आपको समझा दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, ये भी अपनी फॉर्मूला बुक में आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो आपको पेज प्रोवाइड किया है, एक फॉर्मूला जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया, वो आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसे प्रिंट आउट निकलवा लेना और ये फॉर्मूला भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। और फॉर्मूला किस तरीके से ऐड करेंगे, ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए और इसके बाजू में यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे ज़रूर से लिखिए कि ये कब यूज़ होगा, जब आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे जब, हिंदी में ही लिखिए, जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन हो, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिए ताकि हमें हेल्पफुल रहे रिवीजन के टाइम। बाकी हम ये चीज़ नहीं लिखते तो रिवीजन के टाइम बहुत दिक्कत आ जाती है, तो ये चीज़ आपको पास में होनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए ज़रूर से। चलिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, इसे लिख लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, अब यह कहता है कि हमने पॉइंट नंबर 2 में 15% रिस्क दिया था ना, अब यही सेम क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर कंपनी 5% रिस्क लेने के लिए तैयार हो तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, बस इसने 15% की जगह 5% कर दिया। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे देखेंगे भाई 5% रिस्क है, मतलब कि आप कितना परसेंट अकरेंस चाहते हैं, तो आप अकरेंस चाहते हैं 100 माइनस 5, तो 95, ठीक है। तो 95% अकरेंस चाहते हैं आप, 95% अकरेंस चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा 95% कब आ रहा है, ये रहा, कितने डेज़ है, 9 डेज़, मतलब कि आपको जो है 9 डेज़ का टोटल आपको टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। अब 9 डेज़ का टाइम पीरियड लगेगा, तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक बताइए। तो सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है, नॉर्मल टाइम आपका जितना भी लगता है उससे बियॉन्ड स्टॉक कितना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अगर ये आपका कौन सा था, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नॉर्मली तो हमारा 6 डेज़ लगता है, वो तो लगना ही है, ठीक है। 6 डेज़ का तो हम नॉर्मली मेंटेन करके चल ही रहे, ओके।
मेंटेन करके चल ही रहे। लेकिन इससे बियॉन्ड कितना लगेगा, तो अब देखते हैं यहाँ पे 9 डेज, 6 डेज से बियॉन्ड कितना डेज, 3 डेज। ठीक है, बियॉन्ड 3 डेज का जो है हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब पर डे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 150, तो 150 इंटू 3, ये आपका आंसर आता है 450। कास्टिंग का है, यूनिट्स का है, यहाँ पे कास्टिंग वर्ड है तो कास्टिंग वर्ड लिखिए, आपके सामने आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे 450 कास्टिंग्स। क्लियर, 450 कास्टिंग्स। ओके, सेफ्टी स्टॉक आपका सामने आंसर। इसने इसी के साथ पूछा भी रीऑर्डर पॉइंट भी बता देना साथ में। ठीक है, सेम वेज आपको पॉइंट नंबर 2 में पूछा था, पॉइंट नंबर 3 में भी पूछा, रीऑर्डर पॉइंट बता दीजिए। रीऑर्डर पॉइंट, अब सीधी सी बात है, मैंने फॉर्मूला याद करवा दिया कि जब आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम पीरियड। सेफ्टी स्टॉक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 450, इसमें ऐड करिए एवरेज लीड टाइम पीरियड। तो आपको एवरेज यूनिट कितने हैं, आपका नॉर्मली आपका जो पर डे के हिसाब से 150 यूनिट्स आप यूज़ करते हैं, और एवरेज आपका डेज़ कितना है, 6 डेज़ में आपका ऑन एन एवरेज मिल जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज तो हमारा सेम ही रहेगा 6 डेज़, तो 6 इंटू 150 आप करेंगे 450। क्लियर। और अगर आप इस तरीके से नहीं, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना चाहते, वैसे तो याद रखना चाहिए, अगर आप याद नहीं रखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ रीऑर्डर लेवल के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी वही फॉर्मूला से याद करवाया जिस तरीके से मैंने आपको जो है सॉल्व करवा के दिखा दिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक सिखाया हुआ है। अगर आपको जो है ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कौन सा वाला, ये सेफ्टी स्टॉक वाला, सिर्फ आपको एक ही याद आ रहा है जो मेन आपका फॉर्मूला है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपली बताइए, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारा मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 9 डेज। ठीक है, हालांकि पूरे क्वेश्चन के लिए अगर ऑन एन एवरेज आपका ऑन पूरे क्वेश्चन के देखा जाए तो 10 डेज है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं रीऑर्डर पॉइंट, तो रीऑर्डर पॉइंट इसके लिए मैक्सिमम डेज कितने लगेंगे, 9 डेज में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम यूसेज तो वैसे भी मैक्सिमम यूसेज तो 150 कास्टिंग ही कर सकते हैं, तो 150 कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 150 इंटू 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1350। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा 1350। ठीक है, कास्टिंग तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो मर्जी उस तरीके से निकालिए। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि 5% स्टॉक आउट रिस्क है। ठीक है, तो कहता है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर द 1 ईयर। मतलब कि अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा जो चार्ट है, जो मैंने आपको 1 पेज चार्ट प्रोवाइड किया है, उसमें थर्ड पॉइंट टोटल कॉस्ट वाला पॉइंट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में आपको ये 2 पॉइंट मैंने बताया कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपली वो फॉर्मूला पुट करना है, आपके सामने आंसर। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको ऑलरेडी गिवन है 9000 ओ। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपका 300। तो देखिए ये 9000 और यहाँ पे आपका 300। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब पूरे साल में रिक्वायरमेंट कितनी है, डिवाइड बाई EOQ। तो EOQ भी आप निकाल लेंगे इस तरीके से, 300 कास्टिंग, तो डिवाइड बाई EOQ कर देंगे। ठीक है, ये अच्छा ये तो दूसरा है, ये तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का EOQ हम ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये रहा 1800 कास्टिंग। ठीक है, 1800 कास्टिंग। ओके, EOQ तो ये 1800 कर देंगे, 54,000 पूरी रिक्वायरमेंट है, 1800 डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे, इसे इंटू करेंगे 9000 से, आपके सामने आंसर। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है EOQ डिवाइड बाई 2, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, EOQ हमारा कितना है 1800, फॉर्मूला क्या है 1800, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला है EOQ डिवाइड बाई 2, तो 1800 डिवाइड बाई 2 और इनटू क्या करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो 300 आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यही आपका पॉइंट है। ठीक है जी, अब देखिए ऑलवेज याद रखिए कि अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है तो कैरिंग कॉस्ट के वक्त आपको वो सेफ्टी स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सेफ्टी स्टॉक के लिए इसने कहा है कि 5% वाले रिस्क पे सेफ्टी स्टॉक जितना बनता है वो आपको ऐड करना है।
तो 5% वाले रिस्क पे हम ऑलरेडी पॉइंट नंबर 3 में वो सेफ्टी स्टॉक निकाल चुके हैं, हमें सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से सेफ्टी स्टॉक कितना था 450, इसमें 450 ऐड कर देना, ठीक है, 450 ऐड कर देना, बस ये काम करना है। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जो है सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो कैरिंग कॉस्ट के वक्त आपको सेफ्टी स्टॉक इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1800 डिवाइड बाई 2 और इनटू 300, ये जो भी आंसर आए इसमें 450 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 450 है यूनिट से, इसे भी अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 300 से, ठीक है। 300 पर आपका यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे कहा ही है कि 300 रुपीज़ पर आपका कास्टिंग पर एनम के हिसाब से। तो ये 450 तो यूनिट से, यहाँ पे आप देखिए इसे भी अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 450 इंटू 300, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4,05,000, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिए कि अगर आपको जो है सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो कैरिंग कॉस्ट निकालते वक्त आपको सेफ्टी स्टॉक भी कैरी करके चलना पड़ता है, इसलिए सेफ्टी स्टॉक भी यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक को भी हमें स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टॉक हम जो मेंटेन करके चलते हैं। तो अब एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए भी हमें जो है स्टोरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लेमन का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो लेमन को हमें जो है कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है 400 यूनिट्स, ठीक है, 400 लेमन्स कह सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मेंटेन करके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसे भी स्टोर करना पड़ेगा या फिर ये ऐसे ही चलेगा? सर इसे भी स्टोर करना पड़ेगा वरना बिगड़ जाएंगे। तो इसके लिए भी कैरिंग कॉस्ट तो लगती ही लगती है। सर बिल्कुल लगती है। तो इसके लिए हम यह सेफ्टी स्टॉक लेना भी पड़ता है, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा आप जो है स्टॉक मेंटेन करोगे उसको कैरी तो करना ही पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट भी लगती है, इसलिए यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भी हमने लगाई 450 इंटू 300 के हिसाब से, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको यहाँ पे करना है आपको रिफर द ओरिजिनल डेटा, मतलब कि ये डेटा ओरिजिनल डेटा, ठीक है, ओरिजिनल डेटा। इसके बाद ये कहता है कि एज्यूम आपका री इंजीनियरिंग, हमने जो है री इंजीनियरिंग करवाया, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे न्यू हमने जो है कह सकते हैं हमने मेंटेनेंस करवाया, ठीक है। सब कुछ हमने चेक करवाया इंजीनियर जो वगैरह से, मेंटेनेंस करवाया, ठीक है, रिपेयर करवाया, इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर चेक करवाया। और हमें पता चला कि जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ 600 है, ठीक है, 600 है। पहले कितना था 9,000 रुपीज़ पर ऑर्डर, अब ये कितना हो गया 600, ठीक है। तो ये न्यू ऑर्डर आपका मिल चुका है ओ, ठीक है। ये कहता है कि न्यू री इंजीनियरिंग करने से हमें पता चला कि ये 9,000 नहीं है, ये तो 600 रुपीज़ ही हमारा खर्चा हो रहा है। इसके बाद कहता है इन एडिशन कंपनी एस्टिमेटेड दैट जो वेस्ट है इनएफिशिएंसी है वो इसके कारण कोज बाय, ठीक है, इन्वेंट्रीज आर कंसिडर एंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट जो है ट्रू कॉस्ट ऑफ कैरिंग अ यूनिट कहता है 720 पर एनम के हिसाब से, मतलब कि कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है 720 रुपीज़, 720। ये सी पहले कितना था 300, अब कितना हो गया 720। तो ये कहता है कि भाई न्यू EOQ निकाल के दे दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ए आपका तो वही रहेगा 54,000, ओ और सी आपका बदल चुका है, तो बस आपको वो पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है, बस काम ख़त्म। इसके बाद ये कहता है कि हैंस फ्रिक्वेंटली अगर हम जो है कंपनी ऑर्डर करना चाहती है बी प्लेस एन ऑर्डर एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड परचेज पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि कितने फ्रिक्वेंटली हम यहाँ पे चीज़ें कर पाएंगे, ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे ओल्ड पॉलिसी के मुकाबले। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप समझिए कि पहले हम कितना ऑर्डर करा करते थे। पहले की बात करें तो हमने यहाँ पे निकाला था नंबर ऑफ ऑर्डर, छोड़िए, चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहीं पे कहीं पे निकाला था, छोड़िए। पूरे साल में रिक्वायरमेंट कितनी थी 54,000 की। पहले हम EOQ के हिसाब से कितना ऑर्डर करना चाहते थे भाई 1800, ठीक है, तो डिवाइड बाई 1800 करें। तो हम पहले फ्रीक्वेंटली कितने पूरे साल में ऑर्डर करते थे, तो यहाँ पे 54,000 डिवाइड बाई 1800 है, ठीक है। यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे पूरा है 1800, ठीक है। तो पूरे साल में हम टोटल 30 ऑर्डर्स करते थे ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से,
ठीक है, ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से ये 30 ऑर्डर्स हम देते थे। अब यहाँ पे न्यू पॉलिसी के हिसाब से देखिए तो एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही है 54,000, वो तो वही रहेगी। बस न्यू इंजीनियरिंग करवाया तो उससे हमें पता चला कि अब हमें ईओक्यू के हिसाब से कितने ऑर्डर देने चाहिए, 300। तो न्यू ऑर्डर के हिसाब से, न्यू इंजीनियरिंग के हिसाब से हमारा जो न्यू ईओक्यू निकला उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 54,000 डिवाइड बाई 300 कहता है कि पूरे साल में 180 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर में हम 300 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि 180 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। पहले 30 ऑर्डर्स देते थे, अब कितने देंगे, 180 ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा। क्वेश्चन ने कहा कि हम फ्रीक्वेंटली कितना यहाँ पे जो है ओल्ड पॉलिसी के मुकाबले ऑर्डर दे रहे हो। देखिए जब भी आपको पूछा जाए फ्रीक्वेंटली तो आपको डेज़ के हिसाब से बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 ऑर्डर देते थे तो टोटल पूरे साल में कितने डेज़ है, 360 क्वेश्चन में बोला है, तो 360 डेज़ है टोटल। ठीक है, हम 30 ऑर्डर्स देते हैं पूरे साल में, तो टोटल हम कितने डेज़ पे ऑर्डर देते हैं ये अगर हम निकालें ऑन एन एवरेज तो डिवाइड बाई 30 करें तो हम ऑन एन एवरेज 12 डेज़ के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट डे को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम कब ऑर्डर देंगे, 12th डे पे। ठीक है, ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से, ये ओल्ड पॉलिसी, ठीक है, ये ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से। अब अगर मैं न्यू पॉलिसी के हिसाब से बात करूँ तो 180 डेज़ हम टोटल पूरे साल में ऑर्डर करेंगे, तो 360 डेज़ होते हैं। डिवाइड बाय अगर 180 ऑर्डर, नंबर ऑफ़ ऑर्डर कर दूँ, ठीक है, तो पूरे साल में हम कितने डेज़ के हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे अगर 360 डिवाइड बाई 180 करूँ तो यहाँ पे निकल जाता है 2 डेज़। हर 2 दिन पे हम ऑर्डर नया कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगर आज देते हैं, फर्स्ट डे ऑर्डर देते तो हम सेकेंड डे ही वापस दूसरा ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, सेकेंड डे, ये आपका न्यू पॉलिसी के हिसाब से न्यू। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी गई है, न्यू पॉलिसी के हिसाब से हम यहाँ पे 2 डेज़ के हिसाब से ऑर्डर देते हैं, लेकिन अगर ओल्ड पॉलिसी की बात करें तो 12 डेज़ हम लेते थे, 12th डे पे हम ऑर्डर करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पॉलिसी चेंज हुई है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका जो है ABC सिलेक्शन कंट्रोल, ये सिंपल सा पॉइंट है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, इस पर कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। मैंने आपको ऐसे मॉड्यूल बैच प्रोवाइड कर रखा है, उसमें आप एक बार इसे देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए ये भी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही तरीके के, थियोरी सेम है इन पे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मल्टीपल टाइम एग्जाम में भी आ चुका है, छोटे मोटे 5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, कहता है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाता है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ठीक है, ऊपर का, तो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करेंगे तो 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइड बाय हमें क्या करना है, एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आप ऐड कर लीजिएगा इसे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो मिल चुका है, एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग है 90,000 प्लस क्लोजिंग है 1,10,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आंसर 1 लाख, काम ख़त्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ़ मंथ के हिसाब से बताइए इन्वेंट्री कितने एवरेज आपकी हेल्ड की जाती है। तो देखिए अगर डेज़ का है तो 365 डेज़ के लेना है, अगर मंथ का है तो 12 मंथ लेंगे, अगर आपको जो है वीकली का है तो 52 वीक के हिसाब से लेंगे, जो भी आपको पूछा गया। यहाँ पे डेज़ के हिसाब से पूछा गया, तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपको कहा गया है उसे डिवाइड कर देना है, आपका जो रेशियो निकल के आया, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आया उसे डिवाइड कर देना है। डेज़ में पूछा है तो 365 डिवाइड बाई 2.5, मंथ में पूछा है तो 12 डिवाइड बाई 2.5, वीकली पूछा है तो 52 वीक डिवाइड बाई 2.5। क्लियर, तो किसी भी तरीके से आपको पूछा है सिंपली आपको आंसर निकालना है और यहाँ पे लिख देना है डेज़, या फिर यहाँ पे जो आंसर आता है मंथ, यहाँ पे वीक, ठीक है, जो भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपके लिए होमवर्क,
इलस्ट्रेशन 11 का ही ये पार्ट है। ये आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहता है जो हमें करवाना पड़े। हाँ, ये लिफो फीफो का मेथड होता है जो फाउंडेशन लेवल पे 12th लेवल पे पढ़ के आते हैं आप। एक बार इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नॉर्मली इस पर पूछता नहीं है ICAI, बिकॉज ये आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आ रहे हैं, तो ये इसमें आप मास्टर हो चुके होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसे एक एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। वैसे इसमें कोई चीज़ है नहीं, मैंने आपको ICAI मॉड्यूल बैच में ऑलरेडी ये आपको जो है पढ़ाया है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, आ रही है तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका लिफो फीफो मेथड पे ही है, ये वेटेड एवरेज पे है। बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए लिफो फीफो वेटेड इन इलस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अगर मैं कहूँ, वैसे तो इस पे आता ही नहीं है क्वेश्चन, अगर आ सकता है तो वो है इलस्ट्रेशन नंबर 15 वेटेड एवरेज पे। तो इसे मार्क करके चलिए, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये न्यू एडिट भी है, ठीक है। न्यू एडिट इस बार से नहीं है, 2-3 अटैम्प्ट पहले ही ये न्यू एडिट हो चुका है, ठीक है। लेकिन न्यू तो न्यू है, आप इसे अच्छे से करिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेटेड एवरेज पे है, मेरे ख्याल से इसे देख लेना चाहिए। इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आएगा तो इस पे आ सकता है। इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सेकंड पॉइंट, आपको एनुअल डिमांड दे रखी है लेकिन एनुअल कंजम्पशन नहीं है। तो अगर आपको EOQ पूछा गया है, अगर आपको EOQ पूछा गया हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसी को ही एनुअल कंजम्पशन मानना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको क्या निकालना है। EOQ सबसे पहले पूछा है, देखिए EOQ पूछा है तो इसे ही आपको A मानना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है O, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि परचेज प्राइस आपको दे रखी है, और कैरिंग कॉस्ट मतलब कि ये C दे रखा है। ये 20% किसका लेंगे, परचेज प्राइस का, मतलब कि 400 का 20%। तो सिंपली आप EOQ निकाल लेंगे। और आपको पूछा गया है कि क्वांटिटी डिस्काउंट कितना हमें मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, देखिए क्वांटिटी डिस्काउंट इस तरीके का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें सिंपली कहा गया है कि हमें क्वांटिटी डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया अपने चार्ट में, टोटल कॉस्ट का पॉइंट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके हिसाब से आपको पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन में समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आइए। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, EOQ निकालना है, EOQ आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया EOQ। सेकंड पॉइंट पे आइए अब, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि आपको कितना ऑर्डर मिलना कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब आपको ये कहता है ना कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो आपको ये बताएगा कि हम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा है, देखिए कंपनी जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट आपका 4% के हिसाब से इन्हें मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर वो 4000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर देते हैं तो, ठीक है, एक बार में अगर 4000 यूनिट आप ऑर्डर देंगे तो 4% आपको सप्लायर डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो देखिए EOQ के हिसाब से तो आपको एक बार में 200 यूनिट्स देना चाहिए, लेकिन सप्लायर कह रहा है कि एक बार में अगर 4000 ऑर्डर देते तो मैं 4% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है, मैं यहाँ पे आपको एक बार कैलकुलेशन करके ही दिखा दूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता दूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए। इसने पूछा है कि हमें और कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे ये 4% जो डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे दो पार्ट बनाऊँगा, एक EOQ के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है, और दूसरा इसने कहा कि जो डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं 4% डिस्काउंट के हिसाब से, ठीक है। डिस्काउंट के हिसाब से हमें कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट एक बार में ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे EOQ की बात करो तो EOQ के हिसाब से हमें कितना ऑर्डर देना पड़ रहा है, आंसर आपने निकाला होगा। EOQ के हिसाब से हमें एक बार में 200 यूनिट्स ऑर्डर देना पड़ेगा, तो 200 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें निकालनी है, परचेज कॉस्ट, ठीक है। परचेज कॉस्ट निकाले सबसे पहले, तो बताइए परचेज हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी, 8000 यूनिट, तो 8000 यूनिट्स है, इनटू आपको क्या करना होता है हमारे पर यूनिट कॉस्ट, हमारी पर यूनिट कॉस्ट है कितनी 400 रुपीज़ में हमें पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8000 इंटू 400, तो यहाँ पे आंसर आएगा 32 लाख रुपीज़, ठीक है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें परचेज कॉस्ट की, ठीक है, परचेज कॉस्ट, ठीक है, मैं थोड़ा फास्टली लिख रहा हूँ तो राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ना दीजिए, ठीक है। परचेज कॉस्ट की तो 8000 यूनिट तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें पड़ेगा कितने में, ये कहता है 4% डिस्काउंट दूंगा, मतलब कि 400 रुपीज़ है, इसमें 4% डिस्काउंट देगा, तो 400 माइनस 4%, तो यहाँ पे हमें पड़ेगा कितने में 384 में, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 8000 इंटू 384, तो आंसर आ जाएगा 30,72,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आ जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइन में ही हमें ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेता हूँ सबसे पहले, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब है पूरी हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरे साल की वो 8000 यूनिट है, ठीक है, डिवाइड बाई हम ऑर्डर कितना देंगे 200 यूनिट, 200 यूनिट, इस तरीके से, तो पूरा आपका जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर इससे मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका है 200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे 8000 तो रिक्वायरमेंट है ही है पूरे साल में, लेकिन हम ऑर्डर कितना देंगे एक बार में 4000 यूनिट्स, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, 200 रुपीज़, इसमें तो कोई डिस्काउंट परचेज प्राइस पे मिलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे नहीं, ठीक है जी। तो ये आपका मिल जाएगा, आंसर निकाल लेते हैं 8000 डिवाइड बाई 200 इंटू 200, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 8000, और यहाँ पे अगर निकाला जाए तो 8000 डिवाइड बाई 4000 इंटू 200, तो यहाँ पे आंसर आएगा 400 रुपीज़, रुपीज़ 400 यहाँ पे रुपीज़, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे क्या भाई, कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट ये लिखना भूलना मत, ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तो सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका हमारा रिवीजन बैच है या फिर कह सकते हैं फास्ट ट्रैक है। तो कैरिंग कॉस्ट, ओके जी, कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे EOQ कितना है 200 यूनिट्स, तो यहाँ पे EOQ कितना है, EOQ का मतलब होता है आपको यहाँ पे सिंपली एक बार में कितना ऑर्डर देने वाला है, तो यहाँ पे EOQ हमारा है 200 यूनिट्स, 200 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला क्या है EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू करना है ऑर्डरिंग को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है भाई 400 का 20%, 400 का 20% यहाँ पे 80 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट गलती करते, यहाँ पे देखिए एक बार में कितना ऑर्डर देने वाले, हमारा EOQ यहाँ पे कितना है 4000 यूनिट्स, बड़े ध्यान से जो देखिएगा, हम इसे कहते हैं ROQ, बेसिकली नॉर्मली ROQ और EOQ सेम ही होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बताया होता है तो हम EOQ नहीं लेते, हम फिर वही लेते हैं जो गिवन है, तो हम एक बार EOQ ले रहे और कंपैरिजन कर रहे ROQ से, तो 4000 आपका यूनिट है, तो यहाँ पे आपका EOQ क्या मान के चलेंगे 4000 यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है, EOQ डिवाइड बाई 2, और फॉर्मूला क्या था EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितना बनेगा, यहाँ पे 400 नहीं है, इस बार हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 384 में मिल जाएगा स्टॉक, तो 384 का 20% करना है, तो 76.8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर निकाले पहले EOQ का, तो 200 डिवाइड बाई 2 इंटू 80, ये 8000, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ऑलवेज EOQ में अगर आप जो है टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज सेम आएंगे, 8000 8000 ऑलवेज सेम, लेकिन
जब हम यहाँ पे कहे कि ROQ मतलब कि क्वेश्चन ने कोई यूनिट दे रखे तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि सेम आए, ठीक है, नॉर्मली अलग अलग ही आते हैं, लेकिन EOQ में ऑलवेज सेम आते हैं ये चीज़, ठीक है, ऑलवेज सेम। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 4000 डिवाइड बाई 2 इंटू 76.8, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1,53,600, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे EOQ के हिसाब से कितनी कॉस्ट पड़ रही है और यहाँ पे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 32 लाख है, 32 लाख प्लस यहाँ पे आप देखिए तो 32 लाख प्लस 8,000 तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 32,16,000, 32,16,000 रुपीज़। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30,72,000 ये वाला पार्ट, अरे ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 400 प्लस 400 करेंगे, प्लस 400 और प्लस 1,53,600, 53,600, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 32,26,000 रुपीज़, ठीक है। तो EOQ के हिसाब से आपकी कॉस्ट कम आ रही है, मतलब कि यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, स्टेट वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो ना जी, क्वांटिटी डिस्काउंट में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, EOQ में हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है। आप देखें तो 10,000 ज़्यादा हमारी कॉस्ट लग रही है, तो आंसर के हिसाब से हमें ये क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है, नॉट टू एक्सेप्ट, ओके जी। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने एक बार आपको लिखवा के कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क करके चलिए, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और आते रहता है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूलेस ही पुट करने, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको दिक्कत आती है, देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, इसमें से माइनस करते हैं एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है। तो एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है, एक एवरेज यूसेज वाला, ठीक है, और एक एवरेज लीड टाइम वाला, आप समझ लीजिएगा, मैं आपको अब पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपली रीऑर्डर लेवल कितना है, तो देखिए रीऑर्डर लेवल आपको यहाँ पे अगर किसके लिए पूछा है, ए के लिए, तो ए के हिसाब से रीऑर्डर लेवल आपको गिवन है, हाँ जी 8,000 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 8,000 है, इसमें से माइनस करना है एवरेज इंटू एवरेज, तो एवरेज आपको लीड टाइम गिवन है, हाँ जी 2 डेज है, एवरेज लीड टाइम गिवन है, और एवरेज यूसेज चाहिए मुझे, एवरेज यूसेज है क्या, इसने कहा है कि ये 10 यूसेज पर यूनिट आपका जो है वो 10 kg के हिसाब से, और यहाँ पे नीचे देखिए वीकली प्रोडक्शन आपको दे रखा है वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, ठीक है, और एवरेज आपका 200 यूनिट्स। तो आप क्या करेंगे, 200 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, तो 200 इंटू 10, और आप कहेंगे कि 2000 यूनिट्स आपका जो है एवरेज यूसेज है, यही कहेंगे, सीधी सी बात है। अब सिंपली आपको यही कहना चाहिए, तो आपका आंसर राइट है, मतलब कि 2000 इंटू 2 ये आपका 4000, तो 8000 में से 4000 माइनस किया, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4000 यूनिट्स, ओके। ये सॉल्यूशन में देख लीजिए 4000 kgs या फिर यूनिट, जो आपकी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी गिवन होता है वो लिखना होता है। मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें kgs में है, तो यहाँ पे kg लिखिए, ठीक है, kgs। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे गलती हुई है, ये पास्ट ईयर का ही एग्ज़ाम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसी तरीके का सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पे किस तरीके से गलती की, ये लाइन जो है, ये आपका जो ये टेबल है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया स्टूडेंट ने क्या किया कि भाई 8000 यूनिट तो हमारा यहाँ पे रीऑर्डर लेवल है, ये तो पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एवरेज एक यूसेज, ठीक है, और एवरेज लीड टाइम, तो एवरेज लीड टाइम में भी कोई गलती नहीं की, 2 डेज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती कर दी स्टूडेंट ने, गलती क्या की कि भाई नीचे आपको दे रखा है वीकली प्रोडक्शन जो है 175 मिनिमम, 225 मैक्सिमम, मतलब कि एवरेज इसका निकाले तो 200 आता है, ठीक है, इसका एवरेज निकाले 175 प्लस 225 डिवाइड बाई 2, तो यही आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट ने क्या किया, 200 यूनिट्स पुट करके आ गए,
ठीक है, इन्होंने ये 10 इंटू किया ही नहीं। ठीक है, क्यों यहाँ पे 10 इंटू करना है, क्यों ये डायरेक्टली आपका ये पुट नहीं होगा? तो देखिए समझिए, यहाँ पे आपको दिया है प्रोडक्शन, ठीक है, वीकली प्रोडक्शन आपको गिवन है। ये आपका प्रोडक्शन, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या लेना होता है, आप सिंपली यहाँ पे समझिए एवरेज यूसेज लेना होता है। ठीक है, ये एवरेज लीड टाइम यूसेज लेना है, ना कि प्रोडक्शन। यूसेज का मतलब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो रिक्वायरमेंट के लिए देखिए इसने कहा है कि हमारा यूसेज जो है वो प्रोडक्ट बेस है, मतलब कि जितनी प्रोडक्ट की यहाँ पे केजी है, यूनिट है, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे यूसेज गिवन है। मतलब कि अगर आपका यूनिट 200 यूनिट्स आपका प्रोडक्शन है, तो हमारा यूसेज कितना होगा, तो 200 इंटू 10 kg, मतलब कि 2000 kg आपका यूसेज होगा। मतलब कि ये जो 200 यूनिट्स है ये यूसेज नहीं है, ये प्रोडक्शन है। यूसेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली ये इंटू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट ने ये इंटू करने से छोड़ गए थे, इसलिए इनका आंसर गलत हुआ। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को मार्क कर लीजिए। प्रोडक्शन गिवन है, ना कि यूसेज। अगर यहाँ पे यूसेज लिखा होता तो मैं डायरेक्टली 200 पुट कर देता यहाँ पे, तो फिर मुझे कोई इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन गिवन है, और प्रोडक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये टेबल गिवन है कि अगर प्रोडक्शन को यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ये सिंपली आप इंटू करिए, यूनिट प्रोडक्शन को यूसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट लेवल पे आपको जो है यहाँ पे तीनों चीज़ें निकलवाता है। तीनों चीज़ें मतलब कि टोटल कॉस्ट पूछता है ये क्वेश्चन में, आपको जो है पूछेगा मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट लोवेस्ट किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल आपको गिवन है, इन सब की आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब वही परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो 3 कॉलम बनानी होती है, एक परचेज के लिए, ऑर्डर के लिए और कैरिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सिंपली ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 400 लेवल ऑर्डर देते, 500, 1000, 2000 और 3000। इस पे आपको 3 कॉलम बनानी है। सबसे पहली परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट यहाँ पे आपको जो है, कहाँ पे गिवन है परचेज कॉस्ट, अच्छा ये परचेज कॉस्ट ही है। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट का एक कॉलम, ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक कॉलम और कैरिंग कॉस्ट का, इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। सबसे कम टोटल कॉस्ट कौन सी है वो हमें देखना है। सबसे कम जो टोटल कॉस्ट है वो मोस्ट इकोनॉमिक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ थी। देखिए ये 400, 500, 1000 ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए यहाँ पे 1000, 2000, 3000 और 3000 से अबो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको लोअर अमाउंट लेनी होती है। जब भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आप देखते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, तो यहाँ पे लोअर साइड लेनी होती है। लोअर का मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 500 से 1000, तो लोअर कौन सा है 500, तो इसके लिए आपको 500 नंबर ऑफ़ ऑर्डर लेने हैं, यहाँ पे 1000 लेने हैं, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे लेस है, यहाँ पे क्या लेंगे, तो सीधी सी बात है 500 को मैक्सिमम आप जो है राउंड फिगर कितना कर पाएंगे, तो 500 को मैक्सिमम जो है आप राउंड फिगर करता है 400 में। मैक्सिमम राउंड फिगर कितना कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लेस देन 500 का मतलब होता है 499। भाई लेस देन 500 का मतलब क्या होता है, 500 से कम का मतलब हम क्या कहते हैं, 500 नहीं है, 500 से कम मतलब कि 400 या फिर उससे कम। 500 से कम का मतलब यही कह सकता हूँ कि 499 या फिर उससे कम, यही कह सकते हैं। 499 को मैक्सिमम राउंड फिगर क्या कर सकते हैं, 400। ठीक है, तो यहाँ पे 400 लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 की जगह होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 की जगह होता 2000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होता है 2000 से कम, मतलब कि 1999। इसे मैक्सिमम राउंड फिगर कितना कर सकते हैं, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 लेते हैं, 10,000 हो गया, 1000 लेते हैं। ठीक है, 1000
ओके, इस तरीके से। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अपने ICA मॉड्यूल बैच में बता चुका हूँ। ये सिंपल सी बात थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सिंपल सी बात थी कि ये आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर लेने, ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर को ही आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही फॉर्मूला यूज़ करना है और काम ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी पूछते हैं। फिर आपको जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई अगर 4000 ऑर्डर देते तो क्या होता, क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती EOQ के मुकाबले। तो मैंने जो यहाँ पे EOQ का कंपैरिजन करके दिखाया, उसी तरीके का इसका सॉल्यूशन भी आपको करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 ही है, या फिर हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ही है, जहाँ पे एक यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे एजम्पशन ली गई है, इस तरीके का था। मैंने आपको प्रैक्टिकल ICA मॉड्यूल बैच में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे एजम्पशन ली गई है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको ICA मॉड्यूल बैच प्रोवाइड किया उसमें। ठीक है, बेसिकली एजम्पशन बेस्ड चलता है इसमें। यहाँ पे एक पॉइंट है, कुछ डेट है, आई थिंक 20, ये सितंबर वाला पॉइंट है। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यही पॉइंट था आई थिंक 5 यूनिट्स वाला। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आई थी, तो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये बेसिकली एजम्पशन बेस्ड था। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन तो फीफो पे है। अगर फीफो लीफो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट कर लीजिएगा। ये फीफो लीफो पे बेस है, लेकिन यहाँ पे मेनली पूछा गया है आपको ये चीज़, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली। ओके, ये स्टेटमेंट पूछे गए, ये स्टेटमेंट कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखिए ये चीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लिए, और वो जो मैंने इलस्ट्रेशन में कहा वेटेड एवरेज, वो मार्क कर लीजिए। इसी के साथ आपका जो रिवीजन मेरे ख्याल से आपको जितना करवाना चाहिए था वो कंप्लीट होता है। आइए अब मेरे साथ एक क्वेश्चन जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम का है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस करना है, वो है आपका यहाँ पे एवरेज, आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये पेज कहाँ प्रोवाइड करूँगा। ये नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। ठीक है, और इसका पेज आपका जो ये स्क्रीनशॉट निकालेंगे, इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें सिंपली एक ही टॉपिक है, और ज़्यादा आप समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है यहाँ पे इसको अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा पड़े। हाँ, लेकिन इसे आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, कहता है मंथली डिमांड जो है वो ZED, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, सॉरी, कंपनी का नाम है राम एंटरप्राइज, इस तरीके से। और कहता है कि आपका ZED ये प्रोडक्ट है, इनकी जो मंथली डिमांड है वो आपका कितना है, 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है और इलस्ट्रेशन भी है, मैंने आपको करवाया था। ये रहा, देखिए इलस्ट्रेशन। मैंने कहा था कि भाई एनुअल डिमांड गिवन है तो इसे ही A मान के चलेंगे। तो यहाँ पे भी कोई, ये पास्ट ईयर का ही एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने क्या किया, इसे ही A मान के चल दिए। ठीक है, ये आपका A हो गया, इस तरीके से करा। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट की गलती कहाँ थी। A यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे O आपको गिवन है। इसके बाद आपको कहा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 15%, तो यहाँ पे C आपको गिवन है। इसके बाद री ऑर्डर पीरियड, ये आपको मैक्सिमम मिनिमम, ये चीज़ किसके लिए, ये आपको स्पेसिफिक फार्मूला जो पूछे जाते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो आपकी परचेज कॉस्ट आपको कह सकते हैं, परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट। और आगे आपको कहा है नॉर्मल यूसेज जो है 50 यूनिट्स पर वीक है। आपको सबसे पहले पूछा गया कि रीऑर्डर क्वांटिटी बताइए। इफ़ सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई 1500 यूनिट्स एट डिस्काउंट 5%, इट इज़ वर्थ, क्या ये वर्थ है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन करते हैं। बेसिकली मुझे तो एक का ही सॉल्यूशन बताना है, जो ये फर्स्ट पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। बाकी सारे तो फॉर्मूले पुट करने और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे अगर फॉर्मूलेज यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कंपैरिजन आपको करनी है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लेके आए, यहाँ पे तो देखिए इसने कहा कि अगर हम जो है एक साथ 1500 यूनिट का ऑर्डर दे देते तो 5% हमें डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि एक तो इसने फिक्स कर दिया कि हमारा जो है 1500 हम ऑर्डर देते, ठीक है, यूनिट्स का, तो वो हमें 5% डिस्काउंट देगा, 5% डिस्काउंट, ठीक है, ये फिक्स कर दिया। और दूसरा होता है ईओक्यू। देखिए कभी भी ये आपको पूछा जाए कि भाई इज़ इट वर्थ, मतलब कि क्या ये वर्थ होगा, तो सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल बात है कि वो ये पूछ रहा है कि अगर हम नॉर्मल ईओक्यू से अगर फॉलो करते हैं तो क्या हमें कोई फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं, इसमें कोई फ़ायदा है या फिर नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। हम सीधी ये पूछा जाए कि इज़ इट वर्थ, तो सिंपली आपको टोटल कॉस्ट निकाल के बता देना है कि टोटल कॉस्ट किस में कम है, जिसमें भी कम है वो अच्छा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के लिए मुझे 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, यहीं पे आपका जो है मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देते हैं। कहता है यहाँ पे देखिए ए मान लिया इसने, यहाँ पे कहता है कि डिमांड जो है मंथली डिमांड 1000 है, तो क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एनुअल डिमांड जो है 1000 इंटू 12, मतलब कि ये आंसर आ जाता है 12,000। इसे एनुअल डिमांड मान लेते, ए मान लेते हैं, जो कि यहाँ पे गलत करते हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जब भी आपको मंथली डिमांड गिवन हो, लेकिन हमें ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ना कि डिमांड, तो हमें सबसे पहले इसे इग्नोर करके चलना है जब तक आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद कंजम्पशन नहीं गिवन होता तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन गिवन है तो इसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे देखिए नॉर्मल यूसेज गिवन है, नॉर्मल यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज गिवन है तो सिंपली आप डिमांड को इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो इसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ना कि ये आपका ए नहीं है, ए यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपको कहा है 50 यूनिट्स वीकली है, तो 50 यूनिट्स वीकली है तो 50 इंटू वीक में कितने वीक होते हैं पूरे साल में, 52, तो इंटू 52 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 इंटू 52, तो ये आंसर आएगा 2600, ठीक है, 2600। तो ये आपका ए है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसके लिए क्वेश्चन करवाए, बाकी सब कुछ सिंपल है। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता है कि अगर डिमांड गिवन है तो पूरा एक बार क्वेश्चन पूछ लेना। अगर कहीं पे भी नॉर्मल यूसेज गिवन है या फिर आपको डायरेक्टली कंजम्पशन ये सब वर्ड यूज़ करा है, ठीक है, इसी का मतलब कंजम्पशन ही होता है नॉर्मल यूसेज। अगर ये गिवन है तो सिंपली डिमांड का कोई महत्व नहीं है, आपको यही लेना है। 2600 यूनिट से आपकी रिक्वायरमेंट 2600, ठीक है, 2600 यूनिट्स आपकी रिक्वायरमेंट। एक यूनिट कितने में हमें पड़ेगा, 100 रुपीज़ में, ठीक है, तो 100। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60,000, 2,60,000। क्या ये चीज़ क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस की यहाँ पे अगर बात करें तो यूनिट्स तो उतने ही चाहिए 2600, ठीक है, पूरे साल में। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि 5% डिस्काउंट देगा, मतलब कि 100 रुपीज़ में पड़ता है, लेकिन ये 5% डिस्काउंट देगा, तो 100 माइनस 5% मतलब कि 95 में ये दे देगा हमें, ठीक है। तो 2600 इंटू 95, तो ये हमें मिल जाएगा 2,47,000 में, ठीक है जी। इसके आगे बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखना भूलना मत, ये मैं सिंपली आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे आपके पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर जो है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन देखें।
तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर हमें लेना है, नंबर ऑफ ऑर्डर ईओक्यू के हिसाब से, तो हमें भाई ईओक्यू के हिसाब से कितना ऑर्डर देना चाहिए यहाँ पे निकालना, नहीं फॉर्मूला पुट करिए फटाफट से। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूँ, 2 इंटू ए कितना है 2600 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ ये रहा 100 है, डिवाइड बाई सी कितना है, सी 15% है, लेकिन 15% परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस कितना है 100, तो 100 इंटू 15%, तो यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2600 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं सिंपली नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, तो नंबर यहाँ पे कितना आंसर आया, ये आपका आंसर आ रहा है 186.18, मतलब कि यहाँ पे आपको 186, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में नहीं रहने देते, ईओक्यू में हमेशा आंसर जो है हम यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कर देते, या तो राउंड फिगर कर देते, यहाँ पे राउंड फिगर तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि 186.18 है, ठीक है। तो ये आपका राउंड फिगर नहीं किया मैंने, 186 यूनिट्स, आपके यूनिट्स में है सारी चीज़ें, हाँ तो यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स रहने दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 2600 यूनिट्स, एक बार में ये कह रहा है कि 186 यूनिट्स आप ऑर्डर करिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा, इनटू हमें क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना है 100 रुपीज़, तो इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2600 डिवाइड बाई 186 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1397 इस तरीके से, ठीक है, 1397 इस तरीके से आपका आंसर आएगा आई थिंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप बड़े ध्यान से देखिए, 2600 डिवाइड बाय अगर आप करें 186, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 13 पॉइंट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 13.978 इस तरीके से, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हैं, अब ऑर्डर आधा कैसे दे सकते हैं, ठीक है, या तो पूरे यूनिट का ऑर्डर दीजिए या फिर हाफ, या तो ना दीजिए, ठीक है। अब ये हम ऐसा थोड़ी ना कह सकते भाई आधा यूनिट दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है, कई ये आईसीएम मॉड्यूल की आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है कि कई बार ये क्वेश्चन जो है राउंड फिगर करते हैं, कई बार नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एजम्पशन भी लिखनी पड़ेगी, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन, तो ऑलवेज़ याद रखिए कि हमें इसे राउंड फिगर करना है, मतलब कि आपको इसे 14 कर देना है, 14 इंटू 100 कर देना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1400, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1400, ये आपका परचेज प्राइस वाला, यहाँ पे 1400 ये चीज़, ठीक है जी, इस तरीके से आंसर। और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, तो ये कहता है कि भाई पूरे साल में रिक्वायरमेंट तो हमारी 2600 है, एक बार में 1500 ऑर्डर देंगे, ठीक है। और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 100 है ही है, अगर 2600 डिवाइड बाई 1500 करूँ तो ये आंसर आ रहा है 1.73, ठीक है। अब नॉन नंबर ऑफ ऑर्डर आधा कैसे दे सकते हैं, ठीक है, पूरा ही देना पड़ेगा, या तो दो दे दीजिए या फिर एक दे दीजिए, राउंड फिगर करें तो दो ही आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 100 मतलब कि आपका कितना आएगा 200, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकली ये सही है, और आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन में यही सॉल्यूशन दिया था जब हमें एग्ज़ाम में ये पूछा गया। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल में कई बार क्या किया गया है कि पॉइंट को है ना राउंड फिगर नहीं किया गया, मतलब कि इसी पॉइंट को आंसर दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये जो आपके आईसीएम मॉड्यूल जो पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से गिवन था, ये सही है, क्योंकि आधा ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, या तो पूरा दीजिए या फिर मत दीजिए, ठीक है। तो ये सही है मेरे ख्याल से, जो आपने आईसीएम मॉड्यूल ने बाद में दिया अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में जो आंसर दिया ये मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि आपको जो है ऑर्डर राउंड फिगर करना है। और थर्ड स्टेप आता है कैरिंग कॉस्ट। स्पेलिंग मिस्टेक थी, कैरिंग कॉस्ट आपकी यहाँ पे, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, यहाँ पे भी लिख देते हैं कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट,
सिर्फ कैरिंग कॉस्ट नहीं, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला था भाई EOQ डिवाइड बाई 2। यहाँ पे EOQ कितना है 186 यूनिट्स, डिवाइड बाई 2 करना है और इनटू क्या करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 15% है। यहाँ पे परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस में यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 100 है, 100 का 15% 15, तो यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर निकाले 186 डिवाइड बाई 2 इंटू 15, तो ये आंसर आएगा 1395। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर EOQ में आप जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो ऑलवेज ये सेम आएगा, ऑलवेज ये चीज़ सेम आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे सर 1400 और ये 1395, ये डिफरेंस इस वजह से ही क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर है। अब यहाँ पे पॉइंट में ऑर्डर दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे 5-10 रुपये का जो है फ़र्क होता है। बेसिकली आंसर जो है नॉर्मली आप देखिए सेम ही आता है, कब, जब EOQ हो तो, ठीक है। नॉर्मल बेसिस पे कभी भी सेम आना ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन EOQ में ये कंपलसरी है कि ये सेम आंसर आए। 10-20 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं अगर यहाँ पे पॉइंट है तो। अगर पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सही आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, तो फिर आपको कंपलसरी ये दोनों सेम मैच करने चाहिए आंसर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है इसलिए मैच नहीं कर रहा, 5-10 रुपये आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो EOQ कितना है भाई, EOQ यहाँ पे कहा गया है 1500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, तो 1500 डिवाइड बाई आपको यहाँ पे 2 करना है, EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहाँ पे कहा जाए तो 15% है, लेकिन परचेज प्राइस में 5% डिस्काउंट मिल रहा है, 100 माइनस 5%, मतलब कि 95 रुपीज़ आपकी यहाँ पे परचेज कॉस्ट मानी जाएगी और इंटू 15%, तो यहाँ पे 14.25 रुपीज़ आपको एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पे 1500 डिवाइड बाई 2 इंटू 14.25, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10,687.5 है, ठीक है, 10,687.5। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। इसे राउंड फिगर भी कर सकते हैं, यहाँ पे 687 है तो 88 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड फिगर कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसका टोटल लगा लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। 2,60,000 प्लस 1400 प्लस 1395, तो यहाँ पे आपका आंसर टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 2,62,795। इसकी कॉस्ट कितनी है 2,47,000 प्लस 200 प्लस 10,687.5, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2,57,888 का है या फिर 87.5 का है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी भाई डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट एक्सेप्ट करने से हमारी कॉस्ट कम आ रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पूछा गया था कि क्या वर्थ है ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना। तो हाँ जी वर्थ है, क्योंकि ये आपका कॉस्ट कम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड थर्ड ये चीज़ें तो सिंपल पूछी गई, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। वीडियो स्टॉप करके मैं 1 मिनट में कैलकुलेशन करके आपको बता दूँ, ठीक है। 1 मिनट ज़रा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये लीजिए आपके सामने मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ये तो सिंपली डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सॉल्यूशन का। 1 मिनट ज़रा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। चलिए 1 मिनट, हाँ। अब इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सबसे पहले, ये निकाल लिया। इसके बाद इसका निकाल लीजिए, और ये क्वेश्चन का तो निकाल ही चुके होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट निकाल ही चुके होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जूम करके देख देता हूँ। चलिए फुल क्वालिटी पे वीडियो रखना जब ये स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना, 180p कर देना थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट निकाल रहे तब तक, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। चलिए तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ये आपका पूरे का पूरा मटेरियल कॉस्टिंग का मैंने एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया, रिवीजन करवा दिया, या फिर आप कह सकते हैं फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक तो मैं एक तरीके से नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली मैंने आपको जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं करवाए, कुछ क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने करवा दिए, ठीक है। तो ये याद शक्ति बेच था जहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट तो आपको डिस्कस करवा ही दिया, प्लस सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए,
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।